हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा और आज इस वीडियो में हम आईडीबीआई बैंक ने जो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की है उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिटेल में उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है और किस तरह से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। सो आप देख रहे हो कि लगातार अब वैकेंसीज आनी शुरू हो गई हैं, आगे भी आती रहेंगी। आपके पास एल आई सी ए ओ है, कुछ बैंक्स के एग्जाम्स हैं, प्लस एस बी आई आएगी अभी, आरबीआई ग्रेड बी है। उसके बाद आपका आईबीपीएस का कैलेंडर आ चुका है, एसएससी का कैलेंडर आ चुका है। सो बहुत सारे एग्जाम्स हैं और सिलेबस मोर और लेस सबका एक ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप उस सिलेबस को पकड़ के चलते रहें और जब जो एग्जाम पास हो उस समय उसके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आप अपना अप्रोच थोड़ा सा चेंज करें। और सबसे जरूरी है कि आप मॉक टेस्ट्स लिखें। सो यहाँ पे इस एग्जाम के बारे में चर्चा करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि आई एग्जाम भी साइट पे बैंकिंग, एसएससी, एलआईसी और भी कई एग्जाम्स से रिलेटेड मॉक टेस्ट्स अवेलेबल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। दैट मीन्स आपको वो टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, टेस्ट को लिखने के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली रजिस्टर करें आई एग्जाम भी पे और ये सारे मॉक टेस्ट आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, ये फ्री है तो आप ये ना समझें कि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ये लगभग सारे के सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे हैं, टू दी पॉइंट हैं। आपको क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा आप नहीं कर सकते कि बहुत हाई लेवल है कि इजी लेवल है। जैसा जिस एग्जाम में आता है उस हिसाब से इनके एग्जाम के क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल्स हैं। सो इन बातों का ध्यान रखा गया है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जरूर इन टेस्ट को अटेम्प्ट करें। खास करके अभी हम जिस एग्जाम की चर्चा करने वाले हैं, आईडीबीआई एग्जाम की, इस एग्जाम के टेस्ट भी हैं, लेकिन अपडेशन विद इन 1 to 3 days विल अपडेट इट। आई वुड सजेस्ट कि कम से कम एक टेस्ट आप आईडीबीआई का जरूर अभी दें और उसके बाद जिससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता चल जाएगा। दो बातें होंगी, आपको उसका एग्जाम का एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पता चल जाएगा कि इस बार क्या है, और दूसरा आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। सो लेट अस कम बैक टू द वैकेंसीज which IDBI Bank has released. So if we see here, it says IDBI Bank 51% shares held by LIC. So अभी आपको मालूम ही होगा कि IDBI Bank के 51 shares are now held by LIC. So when number of posts हैं 500, quickly we'll see। जो एलिजिबिलिटी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज 60% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में इफ यू आर अ जनरल कैंडिडेट। इफ यू आर SC ST PWD देन 55%। आगे डिटेल में लिखा गया है 60% मीन 60%, इवन इफ इट इज 59.99%, इट वुड नॉट बी इक्वल टू 60%। दैट यू हैव टू टेक केयर। एंड देन एज जो है, एज ऑन जो कट ऑफ डेट एज की दी है वो 1 March 2019 है। 21 ईयर होनी चाहिए मिनिमम और 28 ईयर होनी चाहिए मैक्सिमम। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप देखना चाहें तो 1 March 2019 से आप 21 माइनस कर ले और फिर 28 माइनस कर ले। वो जो दोनों डेट आएगी उसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जो टेंटेटिव डेट दिया है इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट के लिए वो 17 मई है। इन्होंने दिया है कि अगर चेंज होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा। 500 जो पोस्ट हैं उसका ब्रेकअप यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 228 पोस्ट हैं, बाकी SC 75, ST 37, OBC 135 और ये PWD में बाकी जो रिमेनिंग पोस्ट हैं वो आ गए। टोटल आपके 500 है। सो कट ऑफ डेट पहले तो क्वालिफिकेशन के लिए 1 March दी हुई है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है। अगर के पॉइंट आप देखें, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन सेमेस्टर में ऑल्सो अप्लाई provisionally subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 15th of April 2019। सो आप अगर अपीयर हो चुके हैं, आपके हाथ में आपका रिजल्ट नहीं है, बट इफ यू एक्सपेक्ट कि 15 अप्रैल तक, जो कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ये फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे लास्ट डेट 15 अप्रैल है। सो 15 अप्रैल तक अगर आपके हाथ में आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। एज के लिए आपकी कट ऑफ डेट 1 March है और यहाँ पे आपकी दोनों डेट भी दी हुई है जो हम अभी बात कर रहे थे। सो आप देख ले यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जो रिलैक्सेशन है वो एज पर प्रोविजंस शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज को
जहां भी जो प्रोविजन है रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन के लिए, वो मुहैया कराया जाएगा। बात कर लेते हैं फीस की। फीस में इन्होंने जो डेट है उसको इन्होंने बाद में डिलीट कर दिया है, बट हमें ये पता चल ही गया अभी कि 15 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है जहां पे इन्होंने क्वालिफिकेशन के बारे में बात की। जो फीस है SC ST PWD के लिए 150 एंड फॉर ऑल अदर्स 700 प्लस इंटीमेशन चार्जेस। दिस इज द फीस फॉर अप्लाइंग। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेमेंट गेटवे, लिंक फॉर एप्लीकेशंस विल बी मेड लाइव शॉर्टली। यहाँ पे इन्होंने कोई डेट दी नहीं है। हमें पता है कि 15 अप्रैल लास्ट डेट होगी। आप लास्ट डेट का वेट ना करें, जैसे ये ओपन होता है लिंक, आप अपना, इफ यू हैव डिसाइडेड कि आपको फॉर्म फिलअप करना है, आप फॉर्म फिलअप कर ले और फिर अपनी तैयारी में लग जाएं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव वंस यू हैव डिसाइडेड, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है, इस एग्जाम में बैठना है, फिर अब आपका पूरा का पूरा फोकस यहाँ होना चाहिए। लेट अस सी। यहाँ पे रिटन एक ही फेज में है, फेज 1 और फेज 2 नहीं है। थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे बाकी एग्जाम से अलग है। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इन इन सबको इन्होंने एक सब्जेक्ट रख दिया है। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये 60 मार्क्स के एक सब्जेक्ट। यूजुअली लॉजिकल रीजनिंग अलग होती है और डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन अलग होता है, ये दो डिफरेंट सेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक साथ कर दिया है। खैर, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि पढ़ना तो सेम ही है, लेकिन आप जब मॉक टेस्ट लिखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जब एक ही सेक्शन में ये पेपर आ रहा है तो आप इसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। इसलिए मॉक टेस्ट लिखना बहुत आवश्यक है। दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस 60। इससे क्या समझ में आता है, आप देख रहे हो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक अलग भी है और यहाँ पे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी है। जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है उसमें लॉजिकल रीजनिंग के साथ डेटा, केसलेट डीआई या इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि डेटा एनालाइज करने की आवश्यकता है। डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, केसलेट डीआई हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके बाकी जो जिस तरह से मैथ्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वेश्चंस आते हैं उस तरह से आएंगे। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस में इसमें स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। मोर और लेस सिलेबस में ज्यादा फर्क नहीं है, पैटर्न में है। इसको आप इस तरह से रखें, चूंकि कंपोजिट टाइम दे दिया गया है आपको 2 आवर्स का, टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट्स हैं। यहाँ पे बहुत क्रूशियल हो जाता है कि आप किस तरह से टाइम मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एलोकेटेड नहीं है टाइम। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे कितना टाइम लगाए। आई वुड सजेस्ट, माई सजेशन वुड बी कि इन चारों सब्जेक्ट में आप सबसे पहले आप अटेम्प्ट करें, सीक्वेंस जो रखे जनरल अवेयरनेस को 60 क्वेश्चन के लिए आप कोशिश करें कि 15 मिनट के आसपास इसको कर लें। देन सेकंड, इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा आपका होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज। अगेन इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 40 क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप 15 से 20 मिनट में करने की कोशिश करें। अगर 15 ले पाते हैं आप तो 15 30 मिनट्स हो गए। अब आपके हाथ में बचे हैं कितना, 120 में 30 चला गया, अब आपके पास 90 मिनट्स और बचे हैं। 90 मिनट्स में ये 60 है और ये 40 है। अब आपको बहुत ही जुडिशियसली ये देखना पड़ेगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कितना दे और लॉजिकल रीजनिंग और डेटा एनालिसिस को कितना दे। आपके 100 क्वेश्चंस बचते हैं और 90 मिनट्स हैं। आई वुड सजेस्ट कि क्वांट को कहीं ना कहीं आप 30 से 35 मिनट, 30 टू 35 मिनट दें और बाकी जो आपके पास टाइम बच गया 55 टू 60 मिनट, ये टाइम आप इसको दें। इसको ध्यान में रख करके आप एक मॉक टेस्ट लिखें। पहले से आप सोच लें कि आपको किसका कितना टाइम देना है। अगर आपने पहले ये डिसाइड नहीं किया तो शायद ऐसा होगा कि आप एक ही सेक्शन में लगे रह जाएंगे और कोई सेक्शन आपका पूरा ही छूट जाएगा। दीज काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ आपको पढ़ना ही इनफ नहीं है, आपको सब्जेक्ट की तो नॉलेज चाहिए, बट आफ्टर दैट किस तरह से आप मैनेज कर पाते हैं, स्ट्रेस सिचुएशन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट तो नहीं करते, क्योंकि रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। रिएक्ट जो यहाँ पे हो गया, नेगेटिव हो गया कि आप एकदम, आपने देखा कि क्वेश्चन जिस तरह से आपने तैयारी की थी उससे बहुत टफ क्वेश्चन आ गया तो आप एकदम से पैनिक मोड में चले गए, वो हो गया रिएक्शन। लेकिन आप रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत कूलली, कामली। आप सोचते हैं कि नहीं, अगर टफ क्वेश्चन आया है तो ये सबके लिए होगा, कट ऑफ लो जाएगी। सो जितना मुझे आता है आराम से, शांति से आप जो क्वेश्चन को कर सकें उसको करें। ये हुआ रिस्पॉन्ड करना।
ये जो रिस्पॉन्ड करना आप सीखेंगे, वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितने मॉक टेस्ट लिखेंगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी तैयारी होगी। साथ ही साथ मॉक टेस्ट मैं कहूंगी जब आप लिखें उसको एनालाइज जरूर करें। एनालिसिस इज एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट। इफ यू डोंट एनालाइज, आप इंप्रूव नहीं कर सकेंगे। मॉक टेस्ट लिखने का दो पर्पस होता है। एक तो आप अपने माइंड को कंडीशन करें कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसा ना लगे कि कोई काम आप पहली बार कर रहे हैं, कई बार आप पहले कर चुके हैं, तो वहां पे इजी होगा। और दूसरा, जब आप मॉक टेस्ट लिखते हैं तो हर मॉक टेस्ट के साथ आप इम्प्रूव करते हैं हर सेक्शन में। सो आप मॉक टेस्ट लिखते रहें, जहां जहां आपकी कमियां हैं उसको उस गैप को फिल करते रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।